नमस्कार दोस्तों, साहित्य सृजन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपको बताऊंगी कि छंदबद्ध कविता क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, छंदबद्ध कविता उसे कहते हैं जो नियमों में बंधी हो, उसे कहते हैं छंदबद्ध, जो छंदों में बंधी हो। अभी इससे पहले मैंने आपको मुक्त छंद कविता के बारे में बताया, आज मैं बताऊंगी छंदबद्ध कविता। इसके कुछ नियम होते हैं छंदबद्ध कविता के, तो उन नियमों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करूंगी आवश्यक तत्व। छंदबद्ध कविता में गेयता होनी चाहिए, यानी हम इन्हें गा सके। इसमें मात्रा होनी चाहिए, मात्राओं को गिना जाता है। और होता है इसमें प्रभाव, मनोरंजन, इसमें प्रभाव होता है, मनोरंजन होता है। और अंतिम पंक्तियां जो होती हैं वह मिलनी चाहिए, यानी तुकांत होती है, सबसे जरूरी तत्व। और उसके बाद आप देखिए, नोट कर लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ, देख लीजिए, आप सब कुछ नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं बताऊंगी इसके आवश्यक तत्व मैंने बता दिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके साथ अंग कौन कौन से होते हैं। चरण, कईयों में 2 चरण होते हैं, 4 चरण ही होते हैं ज्यादातर, या 6 चरण भी होते हैं, लेकिन कई बार वो 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। चरण 4 ही होते हैं, इन्हें पाद भी कहते हैं। और इसमें वर्ण और मात्राएं होती हैं, वर्ण गिने जाते हैं, मात्राएं गिनी जाती। जी हाँ, छंदबद्ध कविता का प्रमुख अंग यही है कि इनमें मात्राएं होती हैं, तुकांत होती हैं, गेयता होती है, गिनी जाती हैं ये सब। और उसके बाद संख्या, वर्णों की कितनी संख्या है। इससे पहले मैंने आपको हरिस्व स्वर, दीर्घ स्वरों के बारे में बताया था, और मात्राओं के बारे में भी मैंने बताया था पिछले बार कि गुरु और लघु मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं। उनको गिनकर ही ये पूरा बनता है छंदबद्ध कविता। गण होते हैं, 8 गण होते हैं, यगण, मगण, रगण, तगण, ये सब बात की बातें हैं, दोहों में प्रयोग होता है ये सब। इसके लिए एक अलग से एपिसोड तैयार करना होगा, नहीं तो आप भी अलग से देख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको प्राथमिक जानकारी दे रही हूं कि छंदबद्ध कविता क्या होती है। उसके बाद मैंने बता दिया गति कैसे होती है, यति होती है। गति में तो कैसे जो कविता है कैसे गाई जाए। और उसके बाद है यति मीन्स विराम, कितने अक्षरों के बाद आप विराम लेंगे, यानी 13 अक्षर हैं मात्राओं सहित, तो विराम जैसे दोहे में होता है 13-11। और इसी तरह तुक, जो मैंने आपको बताया, तुकांत होती है, यह अनिवार्य अंग है सातों के सातों। ये आप नोट कर सकते हैं, ये देख लीजिए आप। उसके बाद मैं बता देती हूँ 2 तरह, वैसे तो 3 तरह के होते हैं। देखिए, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद और एक मुक्तक छंद। आज हम इन दोनों के बारे में बताएंगे। मुक्तक छंद में पहले बता चुकी हूँ आपको। मात्रिक छंद में आपको बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं। चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, ये होते हैं सममात्रिक छंद। कौन कौन से हो गए सममात्रिक छंद? चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। और इसी तरह अर्धमात्रिक छंद कौन से होते हैं, आप लिखते जाइए साथ साथ। बोर्ड को तो मैं दिखाई दूंगी, लेकिन जो मैं कहती हूँ वो लिखते जाइए। अर्धमात्रिक छंद कौन से होते हैं? दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला। ठीक है, ये होते हैं अर्धमात्रिक छंद। ये प्रमुख छंदों के बारे में बता रही हूं मैं, तो बहुत सारे होते हैं। और उसके बाद होते हैं विषम मात्रिक छंद। कौन से होते हैं? कुंडली और छप्पय, ये सब नोट कर लीजिए। इसी तरह वर्णिक छंद के बारे में बता देती हूँ। इनमें समान वर्ण होते हैं, 3 प्रमुख होते हैं। आजकल बहुत सारे लोग इसमें लिख रहे हैं। एक होता है कवित्त, सवैया और घनाक्षरी। कवित्त में 31 से 33 वर्ण रहते हैं, आप लिखते जाइए। सवैया में 22 से लेकर 26 वर्ण रहते हैं। घनाक्षरी में 31 वर्ण रहते हैं। ये देखिए, सब कुछ मैंने लिखा हुआ है ये। और उसके बाद मैं आपको बता देती हूं, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। दोहा, रोला, सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। गीतिका में 26,
हरि गीतिका में 28 और कुंडली जो होती है कुंडली दोहा प्लस रोला, ठीक है। और उसके बाद है छप्पई, रोला प्लस उल्लाला, आप नोट कर लें। इनके नियम बिल्कुल अलग होते हैं, इसमें मात्राएं गिननी पड़ती हैं, उसको कसा जाता है कसौटी में, तब जाके ये पूरी होती हैं, कंप्लीट होती हैं, संपूर्ण होती हैं। आपको मैं सबसे अच्छा उदाहरण देती हूँ, रामचरितमानस उठाइए, उसके अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा, दोहा भी मिलेगा और इसके अलावा सोरठा बरवे वो सब लिखा होगा। रामचरितमानस ये जो हमारे धार्मिक ग्रंथ रचे गए हैं ये छंदबद्ध होते थे, तो बाद में आ गए मुक्त छंद। तो जो लोग छंदबद्ध लिखते हैं वो सब जानते हैं इनका महत्व। और एक मैं आखिरी में आपको जरूर बताना चाहूंगी, महिया, ये पंजाब की एक विधा थी, पंजाब से आई थी महिया। इसमें प्रेमी प्रेमिका आपस में गीत गाते थे एक दूसरे के लिए, उसको बोलते थे महिया। ये बहुत ही सरल है, बहुत ही, ये इसमें जो है श्रृंगार रस की अधिकता रहती है। तो इसमें बहुत साधारण है कि 12 10 12, सिर्फ 3 पंक्तियां होती है महिया में, 12 10 12। पहली पंक्ति में 12 वर्ण, दूसरी में 10, तीसरी में 12। और पहली और तीसरी को तुकांत होना चाहिए, ये जरूरी है। इसमें मात्राएं नहीं गिनी जाती, ये वर्णिक होता है। तो और ये गा के गाया जाता है, बहुत अच्छा है। तो ये सब होते हैं, ये मैंने आपको सिर्फ प्रारंभिक परिचय दिया है, क्योंकि इसमें तो एक एक, जी हाँ, एक एक छंद को समझाने के लिए एक एक वीडियो अलग से तैयार करनी होगी। अगर आप में से कोई इतने सब आप जान गए हैं तो उसके बाद जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आप खुद जान जाएंगे कि आपकी रुचि किस में है। आप उसी एक या 2-3 विधाओं को आगे बढ़ाते जाइए। जैसे आप दोहा लिखते हैं तो आप उसके पूरे नियम जान लीजिए, उसके बाद दोहों में अपना हाथ साफ करते जाइए। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो बना नहीं सकते और इतना बहुत है आप लोगों के लिए, प्रारंभिक जानकारी अब आपको मिल गई कि छंदबद्ध कविता होती क्या है। तो धन्यवाद दोस्तों, अब फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।